Good morning and welcome to 11th History. And in the last section, we had studied about the uses of writing and the system of writing. Now, today's topic is urbanization in southern Mesopotamia, temples and kings. From 5000 BC, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. So, southern Mesopotamia के अंदर जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो गया था करीबन 5000 years before before the Christ, यानी कि 5000 years BC. The earliest sites emerged from some of these settlements. These were of various kinds. और जो earliest sites जो emerge हुई हैं यहाँ पे जिनका पता लगा है यहाँ पे जो settlements थे वो अलग अलग तरह की थी. These are of various kinds. Those that gradually developed around temples. एक तो वो sites जो कि temples के आसपास डेवलप हुई थी. Then the earliest known temple, developed around the temples, those that developed as centers of trade, और दूसरी जो developed as a center of trades, यानी कि वो cities, वो ट्रेड जो कि वो cities जो कि व्यापार के लिए डेवलप हुई थी एज और वो क्या बनी सेंटर ऑफ ट्रेड्स एंड इंपीरियल सिटीज. और इंपीरियल सिटीज मीन्स राजा महाराजाओं के लिए जहाँ पे अमीर लोग रहा करते थे, बड़े लोग रहा करते थे, राजा महाराजा उनके कोर्टियर्स ये लोग रहा करते थे. वो वाली सिटीज क्या है डेवलप. द फर्स्ट टू काइंड्स दैट विल बी डिस्कस्ड हियर. और फर्स्ट टू काइंड्स की जो सिटीज है वो सिटीज क्या है अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अर्ली सेटलर्स देयर ओरिजिन्स आर अननोन. अर्ली सेटलर्स जो थे यानी कि जो शुरू में जो सेटलर्स थे उनका जो ओरिजिन है वो तो अननोन है, वो तो पता नहीं है कि वो किस ओरिजिन के थे. बट लेट्स सी began to build and rebuild temples at selected spots in their villages. और अर्ली सेटलर्स जो थे उन्होंने टेम्पल्स बनाने स्टार्ट किए या वापस से जो टेम्पल्स टूट गए थे उन टेम्पल्स को वापस से रीबिल्ड बनाना शुरू किया. अपने अपने गांव के अंदर वो एक स्पॉट सिलेक्ट कर लेते थे कि भाई यहाँ पे मंदिर बनाना है, इस जगह पे मंदिर बनाना है, और उस जगह पे उन्होंने ये मंदिर बनाने का काम शुरू किया. The earliest known temple was a small shrine made of unbaked bricks. और जो सबसे पुराना टेम्पल जो सामना है वो अनबेक्ड ब्रिक से बना हुआ था. यानी कि जो ब्रिक्स थी वो क्या थी अनबेक्ड थी, यानी कि वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था. टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स of the moon god of Ur or of Inannia the goddess of love and war. और जो टेम्पल्स थे ये कई तरह के देवी देवताओं के घर माने जाते थे. जैसे कि बताया गया है जो मून है वो जो उर सिटी थी, उर के जो लोग थे उनका गॉड था. देन इनाना गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर. इनाना जो देवी थी उसको क्या माना जाता था गॉडेस ऑफ love and war. Constructed in bricks, temples became larger over time. और जैसे ये ब्रिक से बने हुए थे और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो टेम्पल्स क्या थे और धीरे धीरे क्या हुए और धीरे धीरे बढ़ते जाने लगे. With several rooms around open courtyards, some of the early ones were possibly not unlike the ordinary house. For the temple was the house of a god. But temples always had their outer walls going in and out at regular intervals, which no ordinary building ever. ना अपने को मालूम है टेम्पल्स क्या है. टेम्पल्स जैसा उसने बताया हाउस ऑफ अ गॉड. और ज़्यादातर टेम्पल्स के बाहर क्या होती थी एक आउटर वॉल होती थी और उसके अंदर आने जाने का एक रास्ता होता था
जो कि किसी एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग में उस समय नहीं हुआ करता था। यानी कि जैसा अभी अपन देखते हैं अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होती है और बीच से अपन फिर उसके अंदर घर बनाते हैं। तो उस समय क्या था, उस समय जो ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स थी उनके अंदर ऐसा नहीं था। खाली जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स के अराउंड क्या थी, चारों तरफ क्या थी, वॉल्स बनाई जाती थी और आने जाने का रास्ता रखा जाता था। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, और वर्शिप जो भी गॉड होता था वो क्या, टेम्पल के अंदर फोकस था। यानी कि वर्शिप उसी की जाती थी, पूजा अर्चना जो भी थी वो जो भी गॉड होता था उसको उसकी पूजा की जाती थी। टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन्स, कर्ड एंड फिश। द फ्लोर्स ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन्स। जब ये वर्शिप करते थे तो चढ़ावे में, भगवान के चढ़ावे के अंदर ये लोग ग्रेन्स लेकर के आते थे, देन कर्ड दही लेकर के आते थे, फिश लेकर के आते थे। और अर्ली टेम्पल्स के जो फ्लोर्स हैं अ, और जिनके अंदर थिक लेयर्स के अंदर क्या मिली है, फिश की बोन्स मिली है। जो अर्ली टेम्पल्स के जो थिक के जो थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन्स, अर्ली टेम्पल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर क्या है, फिश बोन्स उन टेम्पल्स में मिली है। यानी कि लेयर्स की लेयर्स मिली है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, इस तरह से अर्ली टेम्पल्स के अंदर मिली है। The god was also the theoretical owner of the agricultural fields, the fisheries and the herds of the local community. और जो भगवान था वो भी क्या था, ओनर था, थ्योरेटिकल ओनर। यानी कि लोग उसको मानते थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये भगवान की तरफ से आई है और भगवान ही इन सबका मालिक है। जैसे कि जो भी वो काम करते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो गए, फिशरीज हो गई, हर्ड्स हो गई, जो भी चीज़ थी वो उस सबका मालिक किसको मानते थे, भगवान को मानते थे। इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ऑयल pressing, grain grinding, spinning and the weaving of woolen cloth was also done in the temple. और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो प्रोडक्शन की जो चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रोसेस है, ऑयल प्रेसिंग तेल को निकालना, ग्रेन ग्राइंडिंग ग्रेन्स को पीसना, स्पिनिंग एंड वीविंग, ये सारे काम भी कहाँ पे होने लगे, ये सारे प्रोडक्शन के काम भी कहाँ पे होने स्टार्ट हो गए। ये सारे काम भी वहाँ पे टेम्पल्स के अंदर ही होने स्टार्ट हो गए। Organizers of production at a level above the household, employer of merchants and keeper of written records of distribution and allotments of grain, plough animals, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution. But there was also another factor on the scene. Now, ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शंस के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो सारी चीज़ें अपने पास रखते थे, रिटेन रिकॉर्ड भी उनके पास रहता था। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था या जो भी अलॉटमेंट्स होते थे उन सब का रिटेन रिकॉर्ड्स इन ऑर्गेनाइजर्स के पास में होता था, जो कि कहाँ से ऑर्गेनाइज होता था, टेम्पल से ऑर्गेनाइज होता था। चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट ऑफ लैंड्स हो, उनके सारे रिटेन रिकॉर्ड्स टेम्पल्स के अंदर रखे जाते थे। और ये सारी ऑर्गेनाइज कहाँ से होता था, टेम्पल से ही होता था। और टेम्पल्स क्या है, एक तरह से इन सारी एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुके थे। बट एक और फैक्टर है, इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो क्या है, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू हैजार्ड्स। द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द यूफ्रेटिस वुड हैव टू मच वाटर one year and flood the crops, and sometimes they would change course altogether. दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है, नेचुरल फर्टिलिटी तो वहाँ पे थी। अपन जो पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया का रीजन जो पढ़ रहे हैं, सदर्न मेसोपोटामिया का रीजन जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे नेचुरल फर्टिलिटी तो थी। बट क्या थे, इट वाज अ सब्जेक्ट ऑफ हैजार्ड। सब्जेक्ट ऑफ हैजार्ड्स क्या, वहाँ पे कई दफे क्या थे, जब यूफ्रेटिस रिवर वहाँ से निकलती थी तो कई दफे फ्लड्स आते थे उसके अंदर, एक साल में एक दफे तो आता ही है, आता ही था। और वो क्या होती थी, ओवर फ्लड, ओवर उसके अंदर हो जाती थी, ओवरलोड हो जाती थी। और जो क्रॉप्स थी उन सबको वो क्या कर देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। पानी इतना ज़्यादा उसमें से बाहर निकलता था कि वो सारी क्रॉप्स जो लगाई गई थी रिवर यूफ्रेटिस के जो
बेसिन रीजन था उसके आसपास, वहाँ पे सारी क्रॉप्स क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज, villages were periodically reallocated in Mesopotamian history. There were main man-made problems as well. और देखा जाए हिस्टोरियंस के थ्रू अगर अपन देखते हैं तो जो गांव थे वो क्या थे, रीलोकेटेड होते थे, यानी कि उजड़ गए उसके बाद वापस से वो बनाए गए, वापस से बसाए गए, रीलोकेटेड होते थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री के अंदर। और उसके अलावा मैन मेड प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे काफ़ी थी। ये तो अभी अपन ने देखी फिजिकल प्रॉब्लम थी जो कि एक नेचुरल प्रॉब्लम थी, यूफ्रेटिस रिवर ओवरफ्लो हो जाती थी, तो ये तो एक नेचुरल प्रॉब्लम थी। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा मैन मेड प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे थी। Those who lived on the upstream stretch of a channel could divert so much water into their fields that villages downstreams were left without water, or they could neglect to clean out the silt from their stretch of the channel, blocking the flow of water further down. So the early Mesopotamian countryside saw repeated conflict over land and water. तो मैन मेड प्रॉब्लम क्या थी कि जो अप स्ट्रीम पे रहते थे, जो लोग ऊपर रहते थे, जैसे रिवर आ रही है और जो ऊपर की साइड पे रह रहे हैं और लोग थोड़ा नीचे की साइड पे रह रहे हैं, तो मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो ऊपर वाले जहाँ पे लोग रहते थे वो क्या रिवर को वाटर को क्या करते थे, अपने फील्ड्स के लिए या तो उसको डाइवर्ट कर लेते थे या उसके पानी को रोक देते थे। और इस कारण से जो था, नीचे वाले जो जो सिविलाइजेशन था, यानी कि नीचे वाली जो बस्तियां थी या टाउन्स थे, जो भी था वहाँ पे क्या था, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ऊपर ही पानी को डाइवर्ट कर लेते थे या रोक देते थे अपने एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इस कारण से क्या था, पानी के लिए क्या था वहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर अक्सर क्या होती थी, लड़ाइयाँ आपस के अंदर हो जाती थी। When there was a continuous warfare in a region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot and could take prisoners from the defeated groups to employ as their guards or servants. और जब ये कंटिन्यूस वॉरफेयर चलता रहता था जो था, तो जो अलग अलग चीफ्स होते थे, अलग अलग कस्बे के या अलग अलग विलेजेस के जो चीफ्स होते थे, तो जो गांव या कस्बा जो जीत जाता था दूसरे से, और तो वो दूसरों का सामान लूट लेता था, और वो जो लूटा हुआ सामान था वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और फिर क्या था, जो कस्बा हार जाता था उसके जो लोग थे उनको वो लोग क्या कर लेते थे, अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर लेते थे एज अ सर्वेंट और एज अ गार्ड, उनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर लेते थे जो कस्बा हार जाता से, so they could increase their influence. Such war leaders, however, would be here today and gone tomorrow. और काय के लिए करते थे वो ये सब, ताकि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके, अपनी प्रभाविता को वो दिखा सके। In time, various chiefs began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community temples. They would send men out to fetch fine stones and metal for the benefit of the god and community and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out. तो अब ये जो ये अलग अलग चीफ्स थे, जो कि अलग अलग कस्बे के जो अलग अलग चीफ्स थे, इन्होंने ये जो गॉड्स होते थे, उन इन्हीं के जो भगवान होते थे उनको क्या प्रेजेंट करते थे, अलग अलग कीमती चीज़ें अभी उनको भगवान को चढ़ावे में चढ़ाने लगे, चाहे जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स हो गए, मेटल्स होगी, और उसके बाद ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ इन एन एफिशिएंट वे। और जो भी टेम्पल की वेल्थ हो, अब जब जो भी इन्होंने प्रेशियस चीज़ें दी या गोल्ड दिया या सिल्वर दिया, जो भी प्रेशियस चीज़ें इन्होंने भगवान को चढ़ाई, उसको ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टेम्पल के कामों के लिए, टेम्पल के जो भी मंदिर के हमारे को एक रूम और बनाना है या कुछ और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है या रिपेयरिंग वर्क है, तो उसको ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज वे से उसके अंदर टेम्पल वर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया करते हैं। We can imagine a mutual reinforcing cycle of development
which leaders encourage the settlements of villages close to themselves to be able to rapidly get an army together. और अब अपन ये देख सकते हैं कि एक इमेजिन लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लीडर्स थे या जो चीफ्स थे वो क्या थे, जो गांव वाले थे उनके जो सेटलमेंट्स थे उनको एनकरेज किया करते थे। यानी कि वो यार जैसे सपोज करो कि एनकरेज करना मीन्स कभी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो उनको सप्लाई कर देना, उनको दे देना, जिससे कि वो क्या है, वो उनके साथ बंधे रहें और कभी लड़ाई के टाइम के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ के गांव के लोगों को आर्मी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? Clear to all of you? Okay. We will continue in the next class. Okay, thank you and have a good day.